आज हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या किया था बेटा कि आपको जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें सबसे पहले कौन सी थी? आपने रिस्पॉन्स करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बताइए, जेनेटिक मटेरियल की सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि वो हर एक सेल के अंदर होना चाहिए, हर एक सेल के अंदर वो एक्सप्रेस करना चाहिए और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के काबिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काबिल होना चाहिए। तो अब एनसीईआरटी ने हमें टोटल कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं? 4। कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं? 4। उन प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल था। किसमें? कुछ वायरसेस में। एनसीईआरटी ने यहां पे हमें एग्जांपल भी दी हुई है, तो हम कंपेयर करेंगे कि आरएनए और डीएनए में से ज्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन सा वाला है। तो चलिए देखिए, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, दैट इट शुड बी एबल टू मेक इट्स रेप्लिका और कॉपी ऑफ इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, जब वो एक जनरेशन से कहां ट्रांसमिट कर रहा है? दूसरी जनरेशन में, तो इसका मतलब वो अपनी क्या बना रहा है? कॉपी बना रहा है। क्या बना रहा है? अगर हम आरएनए की बात करें या डीएनए की बात करें, तो दोनों में कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? बेस पेयरिंग का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? बेस पेयरिंग का। तो रेप्लिकेट डीएनए भी कर सकता है, आरएनए भी कर सकता है। तो पहला वाला जो पॉइंट है, इसमें दोनों को कितने कितने नंबर मिले? एक एक नंबर मिल गया। तो अगर मैं डीएनए की बात करूं बेटा, तो डीएनए अपने पेरेंटल स्ट्रैंड से 2 नए डीएनए बना सकता है, जिसे रेप्लिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेप्लिकेशन। और इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, और रेप्लिकेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा समझते हैं, फिर बाद में आप इकट्ठे सारे लिखना। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, जेनेटिक मटेरियल शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। यानी कि उसमें केमिकल बॉन्डिंग और जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? बहुत ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब दिमाग लगा के बताओ, स्टेबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसने जीन को होल्ड करके रखना है। किसको होल्ड करके रखना है? और अगर वो स्टेबल ही नहीं होगा तो जीन को कैसे होल्ड करेगा? कैरेक्टर्स को कैसे आगे ट्रांसमिट करेगा? बात समझ में आ गई? तो अब इस बात का सबूत हमें कहां से मिलता है कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए? बताना जरा। क्या हमने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें हमने डीएनए को पहले डिस्ट्रॉय किया हो लेकिन वो फिर भी ट्रांसमिट कर गया हो? तो याद करिए ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट। तो हमने ग्रिफिथ वाले एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? हमने वहां पे क्या किया था कि जो एस टाइप बैक्टीरिया था, जो डिजीज कॉज करता था, उसको पहले हीटिंग से किल किया। हीटिंग से क्या किया? किल किया। किल करने के बाद उसको लिविंग आर में डाला। किसमें डाला? लिविंग आर में डाला। और फिर ये देखा कि जो लिविंग आर वाला है वो लिविंग एस में कन्वर्ट हो गया। और फिर एक्सपेरिमेंट से हमने इस बात को समझा कि वो क्या था? वो डीएनए था जो लिविंग आर को किसमें कन्वर्ट कर रहा था? लिविंग एस में। और वो डीएनए कैसा था? डेड। कैसा था? डेड। इसका मतलब ये है कि डीएनए बहुत ही ज्यादा क्या है? स्ट्रक्चरली सॉलिड मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? सॉलिड मॉलिक्यूल है। और इसमें एक पॉइंट आपको मैं और बता देता हूं कि जब हम डीएनए को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट, तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट। क्या हो जाते हैं? लेकिन जब दोबारा से टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया जाए तो वो दोनों स्ट्रैंड्स रिस्टोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिस्टोर। तो यानी कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हमें यह बात पता चलती थी कि डीएनए क्या है? थर्मोस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है? थर्मोस्टेबल मॉलिक्यूल। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब लेकिन आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसलिए वो डीएनए से क्या है? लेस स्टेबल है। अरे क्या है? लेस स्टेबल। तो अब एक नंबर किसका बढ़ गया? डीएनए का। तो स्कोर क्या है? 2-1। स्कोर क्या है? 2-1। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल, इसको अब एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है। इसको एनसीईआरटी क्या करती है? एक्सप्लेन। पहले समझ लो, इधर देखो ध्यान से। अगर हम अब केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो डीएनए और आरएनए में किसका डिफरेंस था? थायमिन एंड यूरेसिल। किसका डिफरेंस था? थायमिन एंड यूरेसिल। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इनमें से जो यूरेसिल है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव बेस। इट इज द मोस्ट रिएक्टिव बेस। और जो थायमिन है, इट इज लेस रिएक्टिव देन यूरेसिल। इट इज लेस रिएक्टिव देन। अब दिमाग लगाओ, मैंने यहाँ पे थायमिन और यूरेसिल की क्यों बात करी? क्योंकि बाकी तो आरएनए में भी है, डीएनए में भी है। बात समझ में आ गई? अब दिमाग लगाओ, जो ज्यादा रिएक्टिव है
वो ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल होगा? वो कम स्टेबल होगा। वो क्या होगा? कम स्टेबल होगा। और जो लेस रिएक्टिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए यहां पे भी पॉइंट किसको मिला? डीएनए को मिला। किसको मिला? डीएनए को। अब दूसरा जो केमिकल का पॉइंट है वो है द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन द सेकेंड कार्बन ऑफ शुगर, दैट वाज पेंटो शुगर। तो याद करिए, जब हमने शुगर का स्ट्रक्चर बनाया था, किसका स्ट्रक्चर बनाया था? शुगर का स्ट्रक्चर बनाया था फर्स्ट। तो सेकेंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप था? OH। लेकिन किसमें? राइबोस शुगर में। किसमें बेटा? राइबोस शुगर में। लेकिन जो डीऑक्सी राइबोस थी वहां पे सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं था, उसकी जगह केवल क्या था? H। अरे क्या था? H। अब H और OH में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा वाला है? OH। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, जो कम रिएक्टिव है वो ज्यादा स्टेबल है। फिर से नंबर किसको मिले? डीएनए को। तो ये जो दो लाइनें लिखी है एनसीईआरटी ने अपने दूसरे पॉइंट में, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, तो स्ट्रक्चरली का सबूत कहां से मिलता है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से। और केमिकली के मैंने आपको क्या कर दिए? दो सबूत यहां पे दे दिए। अब जल्दी से लिखिए, जल्दी करो, शाबाश। देखो, लिखो जल्दी से। हो गया सभी का? जल्दी करो, जल्दी, शाबाश।
करो जल्दी से। बोल। 2OH ऑन शुगर। अच्छा ये, हाँ चलिए अच्छी बात पूछ लिया आपने। लेबाइल का मतलब होता है दैट कैन इजिली रिएक्ट, दैट कैन इजिली रिएक्ट। और डिग्रेडेबल का तो मतलब पता है कि जो इजिली डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड है। क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? इजिली डिग्रेड हो सकता है। अरे क्या हो सकता है? डिग्रेड। ठीक है, एक पॉइंट और मार्क करिए। आरएनए जो होता है ये एज एन एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है। तो मुझे बताइएगा ये स्टेटमेंट पहली बार कब सुनी थी आपने? बायोमोलिक्यूल्स में, क्लास 11 में ये बात लिखी है एनसीईआरटी में कि जो राइबोजाइम है, क्या बेटा? राइबोजाइम ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए भी है और एंजाइम की तरह एक्ट भी करता है। बात समझ में आ रही है? चलिए जल्दी करिए, शोर नहीं करना है। चलें आगे। अब डीएनए की कौन सी प्रॉपर्टी? तीसरी, या जेनेटिक मटेरियल की तीसरी प्रॉपर्टी। सुनो बेटा, ध्यान सुनो। अब ध्यान सुनना, अब दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इट शुड अंडरगो स्लो म्यूटेशन। ध्यान से सुनिएगा, म्यूटेशन का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल में चेंज आना। जेनेटिक मटेरियल में क्या आना? चेंज। अब देखिए बेटा, जेनेटिक मटेरियल में चेंज कब चाहिए होती है? जब रिक्वायरमेंट होती है। जब क्या होती है? रिक्वायरमेंट। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एडेप्टेशन का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? जब भी हम किसी पर्टिकुलर जगह पे बहुत सालों तक रहें तो हमारी बॉडी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द प्लेस अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आती है। क्या लेके आती है? और अगर वो चेंज हमारे डीएनए में चली जाए, किसमें चली जाए? डीएनए में, उसे कहा जाता है म्यूटेशन। क्या कहा जाता है? यानी कि डीएनए में कोई चेंज आना। लेकिन ये जो चेंज है ये कोई अचानक से नहीं आती है, कि मतलब अचानक इन द सेंस दैट कि बहुत जल्दी से नहीं आती है, ये काफी लेट आती है। लेकिन आती पता नहीं चलता कि कैसे आएगी, बट कैसे आएगी? अकॉर्डिंग टू द चेंज। अब अगर सपोज करिए कि जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन करने की प्रॉपर्टी नहीं होगी तो हम कभी भी न्यू एरिया में जाके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, अगर हमें वहां पे ज्यादा समय बिताना होगा। इसीलिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये बात होनी चाहिए, वो क्या कर पाए? म्यूटेट कर पाए। क्या कर पाए? म्यूटेट। लेकिन म्यूटेट कैसा कर पाए? स्लो। कैसा कर पाए? और स्लो म्यूटेशन ही किस में हेल्प करती है? एवोल्यूशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? क्योंकि जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड होता है, इसीलिए उसमें म्यूटेशन बहुत ही क्या होती है?
स्लो होती है। अरे क्या होती है? स्लो होती है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। आरएनए क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, वो बहुत ही तेजी से क्या करता है? म्यूटेट करता है। यही कारण है कि जो कोविड-19 है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए, उसकी अभी तक कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बन पाई है। इसका कारण ये है क्योंकि वो बहुत तेजी से अपने अंदर क्या करता है? बदलाव करता है, दैट इज म्यूटेशन करता है। और अगर बहुत तेजी से म्यूटेशन होना शुरू हो गई तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? हार्मफुल हो जाएगी। अरे क्या हो जाएगी? हार्मफुल। बात समझ में आ गई? अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी एनसीईआरटी मास्टर डिस्कस करती है, दैट जेनेटिक मटेरियल शुड एक्सप्रेस मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल ने क्या बात बोली थी कि हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर आता है, जो भी क्या आता है? कैरेक्टर आता है, वो किसके कारण आता है? जीन के कारण। अरे किसके कारण आता है? फिर हमने ये पढ़ा कि वो जो जीन है किसके ऊपर है? क्रोमोसोम के ऊपर है। और क्रोमोसोम अल्टीमेटली क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। लेकिन डीएनए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली क्या नहीं बना सकता है? प्रोटीन, जो किसके लिए रिक्वायर्ड है? एक्सप्रेशन के लिए। अरे किसके लिए रिक्वायर्ड है? एक्सप्रेशन के लिए। वो प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए। अरे कौन बनाता है? इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए पहले इंफॉर्मेशन किसको देता है? आरएनए को। फिर आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। अब बेटा कॉन्सेप्ट समझना मैं क्या बताने जा रहा हूं। मैंने क्या बोला कि डीएनए जानकारी किसको देता है? आरएनए को। फिर आरएनए उसके लिए क्या बनाता है? प्रोटीन। अरे क्या बनाता है? प्रोटीन। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है? बताओ। नहीं बना सकता, क्योंकि राइबोसोम उस पर अटैच ही नहीं होगा, क्योंकि डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। अरे क्या है? डबल स्टैंडर्ड। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है ही आरएनए, है ही क्या? आरएनए, तो क्या वो कैरेक्टर्स को इजीली ट्रांसमिट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए, किसके लिए? एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए प्रोटीन, और प्रोटीन कौन बना सकता है? आरएनए। अरे कौन बना सकता है? इसीलिए अगर हमें कैरेक्टर्स को क्या करना हो? ट्रांसमिट, क्या करना हो? तो उसके लिए ज्यादा बेटर कौन है? आरएनए। ज्यादा बेटर कौन है? लेकिन अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, क्या करना हो? स्टोर, तो उसके लिए ज्यादा बेटर कौन है? डीएनए। उसके लिए ज्यादा बेटर कौन है? डीएनए। क्यों बेटा? क्योंकि अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो डीएनए को किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा? आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन, आरएनए इज अ बेटर मॉलिक्यूल, एंड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ बेटर मॉलिक्यूल। अब एवोल्यूशन में दिमाग लगा के बताइए, आरएनए पहले आया होगा कि डीएनए? बताओ जरा बेटा। जो स्टेबल चीज होती है वो हमेशा बाद में आती है, पहले लेस स्टेबल होती है, उसी की बात तो वो स्टेबल होता है। तो एवोल्यूशन में पहले कौन आया? आरएनए। तो देखिए एवोल्यूशन में क्योंकि पहले आरएनए आया तो वो डायरेक्टली क्या बना सकता था? प्रोटीन। क्या बना सकता था? बस आरएनए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कि वो अनस्टेबल था। क्या था? इसीलिए आरएनए से इवॉल्व होकर क्या बना? डीएनए। क्या बना? वो कैसे बनेगा वो अगली स्लाइड में बताऊंगा कि आरएनए से डीएनए कैसे बना। इज दैट क्लियर? इसीलिए डीएनए हैव टू मेक आरएनए बिफोर एक्सप्रेशन, आरएनए कैन एक्सप्रेस डायरेक्टली टू मेक प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जीन, डीएनए इज द बेटर मॉलिक्यूल, बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए इज अ बेटर मॉलिक्यूल। और दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आरएनए और डीएनए में से ज्यादा तेज म्यूटेशन किसमें होती है? डीएनए की आरएनए। तो डीएनए में कम म्यूटेशन होती है। इसका मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, अरे क्या है? डीएनए, उनका आरएनए भी आहिस्ते से म्यूटेट, मतलब इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जिन ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, अरे क्या होता है? वो ज्यादा समय तक, या आप ये कह लीजिए कि वो ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें इतनी जल्दी से कोई बदलाव नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, आरएनए विल म्यूटेट ओनली व्हेन इट इज जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट म्यूटेट व्हेन जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, क्योंकि डीएनए ज्यादा क्या है? स्टेबल है। अरे क्या है? डीएनए। अब वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम हैव शॉर्टर लाइफ साइकिल एंड म्यूटेट फास्टर। तो सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि जो आरएनए है वो क्या बेटा? अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। क्या है? अनस्टेबल। बात समझ में आई? 2 पॉइंट समझ में आए आपको? अब पहले मैं अगले वाला पॉइंट समझा लेता हूं, फिर मैं रिटर्न वाले पार्ट पे आऊंगा, ठीक है हमारा, क्योंकि फिर लेक्चर भी खत्म हो जाएगा आज का। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किसकी? आरएनए वर्ल्ड की। किसकी बात करेंगे बेटा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। अब आपको मैं एक जोक भी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना जरा, पर लिसन वेरी वेरी केयरफुली। तो आरएनए का मतलब क्या है?
राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इट वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व। जो सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया वो क्या आया? आरएनए। ये हम आपको किसमें बताएंगे? एवोल्यूशन में। किसमें बताएंगे? चलिए अब सुनते रहना, जरा ध्यान से सुनिएगा। आरएनए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, भी बताया राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम जो है वो एक एंजाइम है एंड एंजाइम एक्ट एज कैटलिस्ट। आरएनए एक्ट एज मैसेंजर, एमआरएनए, क्योंकि हम जब डीएनए से आरएनए बनाएंगे यानी कि ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वहां पे कौन सा वाला आरएनए बनेगा? एमआरएनए। क्या बनेगा? यानी कि ये मैसेंजर का काम भी करता है। फिर जब हम बेटा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेंगे तो वहां पे हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, स्प्लाइसिंग। क्या पढ़ेंगे? स्प्लाइसिंग में क्या होता है? जो अनवांटेड आरएनए होता है वो ऑटोमेटिकली सेल उसको बाहर निकाल देता है, और जो वांटेड आरएनए होता है बेसिकली यहाँ पे आएगा इंट्रॉन एंड एक्सॉन का कॉन्सेप्ट, वो आने वाले लेक्चर्स में आएगा, तो उसे स्प्लाइसिंग कहा जाएगा। उसके बाद जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस, तो वहां पे एक और आरएनए आएगा जिसे कहा जाएगा टीआरएनए, जो एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये बेसिकली अमीनो एसिड को लेके आता है किसके पास? आरएनए के पास। किसके पास? आरएनए के पास। अब लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है? इट इज नॉट स्टेबल। अब सबसे पहला रीजन क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा रीजन क्या है? सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है। तीसरा क्या है? यूरेसिल। और फोर्थ क्या है? राइबोस शुगर। अरे फोर्थ क्या है? तो अगर मुझे इस आरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो सुनते रहना जरा, अगर मुझे इस आरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो जो इसके अनस्टेबिलिटी के कारण है उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी के कारणों में। सुनते रहना जरा। सो टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए वी हैव टू कन्वर्ट आरएनए इनटू डीएनए, आरएनए इनटू डीएनए। तो देखिए जरा रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? आरएनए को डीएनए बनाने के लिए डबल स्टैंड मतलब सिंगल स्टैंडर्ड से क्या कर दिया? डबल स्टैंडर्ड। अरे क्या कर दिया? यूरेसिल को किसमें कन्वर्ट कर दिया? थाइमिन। किसमें कन्वर्ट कर दिया? तो यहां पे बेटा एनसीईआरटी ने थाइमिन का एक और नाम दिया है, 5 मिथाइल यूरेसिल। क्या नाम दिया है? यानी कि जब भी हम किसी मॉलिक्यूल को मिथाइलेटेड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। वो क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल। तो हमने यूरेसिल पे क्या लगाया? उसके 5th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप, तो क्या बन गया? थाइमिन। अरे क्या बन गया? इसीलिए थाइमिन को क्या कहा जाता है? 5 मिथाइल यूरेसिल। यानी कि यूरेसिल के 5th कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? थाइमिन। क्या बन जाएगा? थाइमिन। उसके बाद हमने सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हटा के क्या कर दिया? H कर दिया, और राइबोस शुगर का क्या बना दिया? डीऑक्सी राइबोस बना दिया। क्या बना दिया? अब जो आरएनए है वो डीएनए में कन्वर्ट होकर ज्यादा स्टेबल हो गया। क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल हो गया। अब एनसीईआरटी ने हमें 2 एग्जांपल दी हैं जहां पे जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो ऑब्वियसली ये वायरसेस ही है। वैसे तो बड़े सारे वायरसेस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोविड-19 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में। उसके बाद क्या आ गया? हमारा ये एड्स का वायरस। कौन सा वायरस? एड्स का। उसके बाद आपको ये 2 नीट के लिए याद रखने हैं, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद आ गया क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्या आ गया? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। तो देखिए आरएनए के पास हर एक प्रॉपर्टी थी। क्या थी? हर एक प्रॉपर्टी थी, बस एक चीज क्या नहीं थी? स्टेबिलिटी। क्या नहीं थी? इसलिए आरएनए से क्या बना? आरएनए से क्या बना? तो वो आपने जो जोक सुना है वो वाला, कौन सा वाला? कि मेरे पास एक हारमोनियम है। मेरे पास क्या है? अगर इस हारमोनियम को खोल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? बेड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? फ्रिज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अगर इसकी स्विंग को खोल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पंखा बन जाएगा। अगर इसके साथ ऊपर से रस्सी लगा दी जाए तो ये क्या बन जाएगा? झूला बन जाएगा। बस छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या? बचता नहीं है। ये यही प्रॉब्लम है किसकी? आरएनए की। बाजू में जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए। पीछे वाली की है बेटा।